नमस्कार। हम आज का टॉपिक लेके आए हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों का आध्यात्मिक वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है और उनका फल का परिणाम कैसे मिलता है। तो इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं कि अगर मंत्र और जप और ध्यान साधना अच्छे तरह से चल रही हो तो उसका परिणाम हमें ये देखने को मिलता है कि साधक के शरीर के सारे चक्र सक्रिय हो जाते हैं और उनकी सक्रियता होने से एक गर्मी शरीर में पैदा होने लगती है, जिससे साधक के शरीर में कुछ हलचलें होने लगती हैं और उस गर्मी और हलचल के प्रभाव से साधक के जो कर्म बीज होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। कर्म बीज जो पिछले जन्मों से आए हुए होते हैं, जो छोटे रूप में होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जो कम बड़े होते हैं वो अपना छोटा सा प्रभाव दिखाकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े होते हैं, जो वृक्ष बन गए होते हैं, वो जो पहाड़ के समान प्रभाव दिखाने वाले होते हैं, वो कुछ नहीं तो भोगने ही पड़ते हैं, यानी उनका फल एक राई के बराबर तो मिलना ही होता है। और ये सब हो जाने के बाद साधक निर्मल, कोमल, परोपकारी, दयावान, देवता के समान, गायत्री तुल्य हो जाता है। आइए हम फिर इसके बाद ये जानते हैं कि इन कर्म फलों का, पूर्व जन्म के कर्म फलों का क्या अध्यात्म विज्ञान है। देखिए, हम ये जान चुके हैं कि जो हम पिछले योनियों में घूम कर आते हैं तो उसमें अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं, और अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर ही नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये सब गरुड़ पुराण में लिखा जा चुका है। यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता बुरे और भले कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। जब प्राणी मरता है और यमलोक में जाता है तो उसका लेखा जोखा उसी के आधार पर, शुभ कर्मों के आधार पर स्वर्ग और दुष्कर्मों के आधार के लिए नरक प्रदान करता है। अर्थात ये चित्रगुप्त जो देवता हैं, ये चित्र की तरह प्राणी के अच्छे और बुरे कर्मों को फोटो की तरह खींचकर रखते रहते हैं। ये तो एक अध्यात्म विज्ञान है, और हम अब वैज्ञानिक आधार बताते हैं जिसका विश्लेषण हो चुका है। डॉक्टर फ्राइड ने बताया कि प्राणियों द्वारा जो अच्छे और बुरे कर्म किए जाते हैं वह छोटे चित्र के रूप में अंतःचेतना में स्थित रहते हैं। जिस तरह से ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में लाइनों के रूप में आवाज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं और उसके साथ साथ नाच गाना, ढोल मंजीरे बज रहे होते हैं, इसी तरह से आवाज़ों का विद्युत शक्ति के साथ एकीकरण होता है। वह सूक्ष्म रूप से होता है। वह रिकॉर्ड थोड़ी सी जगह में लाइनों के रूप में भरी होती हैं और वह सब रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वह स्वयं नहीं चलता, वह जब तक चलाया नहीं जाएगा तब तक नहीं चलेगा। अतः जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसको घुमाया जाएगा और सुई की रगड़ उन रेखाओं पर होती है तो वह चलने लगता है। इसी तरह से जितने भी प्राणी द्वारा अच्छे और बुरे कर्म किए जाते हैं वे सब सूक्ष्म रेखाएं अतः चेतना के रूप में अंकित रहती हैं और मन के भीतरी कोने में धीरे धीरे जमा होती रहती हैं। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भले बुरे गाने प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार से गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं
जो किसी न किसी समय अवसर पाते ही आघात करके प्रकट होने लगती हैं। हमारे भारतीय विद्वान ने कर्म रेखा के बारे में प्राचीन व वैदिक काल से ही बहुत सारी जानकारियाँ रखी हैं तथा आज भी इसके ऊपर बहुत बड़े शोध चल रहे हैं। अनेकों वैज्ञानिकों, पंडितों और विद्वानों का यह मत है कि सब कुछ कर्म पर ही आधारित है। हमारा जीवन कर्म पर ही आधारित है। और तो और श्री कृष्ण भगवान की कथा सब में विदित है। उन्होंने गीता में खुद उपदेश में कहा है कि कर्म ही प्रधान है। अतः जीवन में कर्म बहुत मायने रखते हैं। और हमारे संस्कृत और हिंदी की युक्तियों में भी बताया गया है कि कर्म रेख नहीं मिटे, लाख करे चतुराई। तो हमारे जो कर्म का जो लेखा जोखा है वो करने पर सब हमारे अंतः जगत में, अंतः चेतना में स्थित हो जाता है। और कितनी भी चतुराई कर लें कोई भी, लेकिन वो नहीं कटता। हमारा ये है जो कर्म है, बताया जाता है कि अध्यात्म के आधार पर जो भाग्य की रेखाएं होती हैं वह सिर के अगले मस्तिष्क वाली हड्डी पर ब्रह्मा द्वारा लिखी जाती हैं और उसे विधि का लेख माना जाता है। तभी तो कहा गया है कि मैटनहारा अर्थात इसको मैटने वाला कोई भी नहीं होता है। जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म हैं वो हमारे मस्तिष्क पर स्थित हो जाते हैं और उसके अनुसार परिणाम मिलता रहता है। डॉक्टर बीवेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर, जो एक भूरी चर्बी जैसा होता है, सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहाँ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाईं। ये रेखाएं किस प्रकार बनती हैं इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में ये रेखाएं बहुत ही कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अर्थात रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में प्रमाणित करती हैं और ये लिखी हुई होती हैं। हम आगे की जो चर्चा होगी वो अगले टॉपिक में करेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी चर्चा नहीं है जहाँ बहुत से वैज्ञानिक, ज्योतिषी और अध्यात्मवादी इसका बहुत सालों से, प्राचीन काल से, वैदिक काल से विश्लेषण करते आ रहे हैं। उनको कुछ लाइनों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे की चर्चा आगे के टॉपिक में होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।